गरीब सास बहू का रसोई बना घर। गौरी और सबिता हालातों की मारी दो गरीब सास बहू हैं, जिनकी जिंदगी में होने वाली भोर आज भी गरीबी के इर्द गिर्द नाच रही है। सविता का बेटा सुधाकर बिजली विभाग में काम करता है। उसका हर दिन जोखिम में जूझता है। एक सुबह सबिता बोलती है, अरे सुधाकर बेटा, तू कोई और काम क्यों नहीं करता? जानता है जिस पल तू घर की चौखट लांघता है, मुझ बुढ़िया का ध्यान तुझ पर ही बटा रहता है। बिजली के खंबे पर काम करना मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा है। माँ, मैं इन बिजली के खंभों पर कोई अपनी खुशी से थोड़े ही न चढ़ता हूँ। गांव का हर घर बेरोजगारी से जूझ रहा है। हजारों जगह हाथ पांव मारकर देख लिया, कहीं काम नहीं मिल रहा। अगर अब ये काम छोड़कर घर बैठ गया तो कैसे जलेगा घर का चूल्हा? सुधाकर के सवालों में छिपी गरीबी की सच्चाई झांक रही थी, जिसे देख सबिता चुप हो जाती है और सुधाकर काम पर चला जाता है। मगर किसने सोचा था कि सुधाकर इस बार चौखट लांघने के बाद कभी मुड़कर न लौटेगा। उस शाम सुधाकर कफन में लिपटा घर आता है, जिसे देख सास बहू फूट फूट कर रोती हैं। नहीं नहीं मेरा सुधाकर, तू हमें बीच मझधार में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। उठना बेटा, तेरे हिस्से की मौत मुझे मिल जाए। अजी उठिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वो अब तेरी कभी नहीं सुनेगा बहू। मर गया तेरा पति, पोंछ दे इस सिंदूर को, तोड़ दे ये चूड़ियां। सुधाकर के अचानक हुए मौत से एक ही झटके में गरीब सास की जिंदगी में अंधेर छा जाता है। मगर जिंदगी का एक कड़वा सच ये भी है कि किसी के चले जाने से जिंदगी कहाँ रुकती है। अभी गरीब सास बहू इस गम से उभरी भी ना थी कि तभी मकान मालिक मणिलाल चौखट पर चढ़कर चिल्ला पड़ा, सविता, गौरी, अरे कहाँ हो गरीब सास बहू? चलो लाओ, झट से मकान का भाड़ा निकालो। मणिलाल जी, हमें थोड़ी दिन की मोहलत दीजिए, जैसे ही काम लगेगा आपकी पाई पाई चुका देंगे। बहू की मोहलत मांगने पर मणिलाल गुस्से में उन्हें खरी खोटी सुनाने लगता है। अरे इतने दिनों से घर पर बैठी क्या झक मार रही थी? दोनों सास बहू हाँ, एक ही थाली की चट्टी बट्टी है। मैं तुम दोनों निखट्टू सास बहू की नाटकबाजी में नहीं आने वाला। उठाओ अपनी गठरी और निकलो मेरे घर से। औकात एक पैसे की नहीं, तुम गरीब सास बहू की, और गज भर के मकान में रहना है इनको। अरे इतने सख्त ना बनो मणिलाल, सब कुछ तो खो दिया हमने, अब ये छत भी हमसे छिन जाएगी तो हम सास बहू बेघर होकर कहाँ जाएंगी? अरे जहन्नुम में जाओ, मुझे इससे क्या। लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी मणिलाल उनकी नहीं सुनता। आखिरकार सास बहू का घर भी उनसे छूट जाता है और वह दर दर की ठोकरें खाती हैं। सासू माँ, आखिर हम यूं कब तक सड़क पर भटकते रहेंगे? क्यों ना हम नीरजा के घर चले? हाँ बहू चल, बेटा ना सही मेरी बेटी तो है। नीरजा सबिता की इकलौती बेटी थी, जिसकी शादी बड़े गाजे बाजे के साथ आनंद नाम के सरकारी पेशे लड़के से की गई थी। बेटी का घर बसाने के कारण संतराम के घर की नींव बिक गई और वह किराए के घर में आ पहुंचे। जैसे तैसे सफर तय करके सास बहू नीरजा के घर आई। वह एक महंगे से अपार्टमेंट के दूसरे माले पर रुकती हैं। अरे ये इस समय कौन आ गया? अपनी गरीब माँ और भाभी को देखकर पल भर के लिए नीरजा का चेहरा उतर जाता है और वह हिचक कर बोली, अरे माँ, भाभी, आप दोनों यहाँ इस तरह बिना बताए? अरे अब अपनी बेटी के घर भी बताकर थोड़े आते हैं। क्यों मेरी प्यारी ननद, अंदर आने को नहीं कहोगी? हाँ आओ। कुछ देर बाद, माँ भाभी माफ करना, मेरे पास आपको चाय पानी पूछने का टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, शाम को फुर्सत से आकर बात करूंगी। नीरजा के ऐसे रूखे रवैये का असल मकसद अपनी माँ और भाभी को अपने घर से वापस भेजना था और बेइज्जती को सहकर वहां रहना सास बहू की मजबूरी थी। अरे बहू, तू कहाँ चल दी? देखिए ना सासू माँ, घर बिखरा हुआ है, उसे सही कर देती हूँ। वैसे भी बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? चल मैं भी तेरा हाथ बटाती हूँ। दोनों सास बहू मिलकर सारा घर को झाड़ बहार के बाद शाम ढलता देखकर रसोई में खाना बनाती हैं। शाम को आनंद, नीरजा और चिंकी खाना खाते हैं। अरे वाह, आप दोनों सास बहू ने तो रसोई की रौनक ही बदल दी। इतनी बेहतरीन सफाई और साथ में स्वादिष्ट खाना। मेरा पेट तो फूल गया, मैं सोने जा रही हूँ। अरे बेटी, जरा हम सास बहू को कमरा तो दिखा दे। खड़ी हो गई मुसीबत। माफ करना माँ, ये 2 BHK फ्लैट है, इसलिए 2 ही रूम है। एक में मैं और आनंद सोते हैं और दूसरे में चिंकी। वो अपना रूम किसी से शेयर नहीं करती।
हॉल है नहीं, इसलिए आपको रसोई में ही सोना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं मेरी प्यारी ननद, हम यहीं सो जाएंगे। नीरजा गरीब सास बहू को सोने के लिए एक पतली दुबली दरी देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। दोनों सास बहू हाथ पांव सिकोड़कर रसोई के कम जगह में दरी बिछाकर सो जाती हैं, मगर सुबह होते ही सबिता का शरीर बुखार से धधकने लगता है। अरे सासू माँ, आपको तो तेज बुखार है, लगता है रसोई के फर्श की ठंडक आपके शरीर में चढ़ गई। अरे मैं ठीक हूँ, सड़क पर सोने से भला इस रसोई में रात काटना है। सबिता के शब्दों में उसकी गरीबी की दबी लाचारी झलक उठती है। दिन ढलते गए, जिसके साथ नीरजा का रवैया उस सास बहू के प्रति सख्त होता चला गया। एक सुबह, माँ आज मैं स्कूल में पास्ता लेकर जाऊंगी, मेरे लिए पास्ता बना दो। माँ भाभी चलो जल्दी से ये बोरिया बिस्तर उठाओ। अरे पूरी दुनिया कब की जग गई है, मगर तुम सास बहू निकट्टू की तरह अभी तक पांव पसारे पड़ी हुई हो। अरे नीरजा, वो सिंक का नल ढीला हो गया है, सारी रात पानी फर्श पर फैल रहा था, काफी देर बाद नींद आई इसलिए जरा देर हो गई। वैसे सच कहूँ तो इस छोटी सी रसोई में हम सास बहू का सोना नहीं बनता। अरे तो क्या तुम सास बहू के लिए महल पिटवाऊं? एक तो बिन बताए मुंह उठाए मेरे घर चली आई। खैर करो जो सोने के लिए किचन मिल गया, वरना दरवाजे पर ही दरी डालकर सोना पड़ता, क्योंकि मैं तुम दोनों गरीब सास बहू के लिए अपना कमरा तो कॉम्प्रोमाइज करने से रही। आखिरकार उस रोज नीरजा के मन की भड़ास सास बहू पर टूट पड़ी। नीरजा, उसका पति आनंद काम पर रवाना हो गए, वहीं गरीब सास बहू भूखी प्यासी सारा दिन रसोई में बैठी फूट फूट कर रोती रही। यकीन नहीं होता कि जिस बेटी को अपने खून से सींच कर 9 महीने कोख में रखकर जन्म दिया, पाला पोसा, शादी किया, आज हमारे यहाँ रहना उसे खटक रहा है। इतना कुछ सुनने के बाद सास बहू काम की तलाश में निकल पड़ी, मगर हर दिन वो यूं ही हताश होकर घर से चली आती। फिर एक रात जब दोनों सास बहू रसोई में सो रही थी, तभी रसोई में छाए अंधेरे को देख चूहे ने गौरी की उंगली खुरच डाली। वह जोर से चीख पड़ी, माँ! अरे क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है? ठहर मैं बत्ती जलाती हूँ। सास रसोई की लाइट ऑन कर देती है। आनंद और नीरजा बाहर आते हैं। तुम दोनों सास बहू को दौरे पड़ते हैं, क्या हुआ बताती क्यों नहीं? इतनी रात को घर को मछली बाजार क्यों बना रखा है? अरे ये क्या बोलेगी, इन्हें तो हमारी नींद खराब करनी थी, बस बहुत हो गया। आज रात इस घर में इनकी आखिरी रात है। सुबह होते ही इन बेशरम सास बहू को इस घर और रसोई से रफा दफा कर दो। अरे नीरजा बात तो सुन। मतलबी नीरजा गौरी के चोट और उसकी चीख को अनदेखा करके सोने चली जाती है और सास अपनी साड़ी का एक कोर फाड़ कर बहू के चोट पर बांध देती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मेरी गलती के कारण आज इस रसोई में हम गरीब सास बहू की आखिरी रात है। कल सुबह सर छुपाने का ये ठिकाना भी हमसे छिन जाएगा। जो लिखा होगा वही होगा बहू, भगवान पर छोड़ दे। आखिरकार अगले दिन नीरजा उन्हें दुत्कार कर घर से निकाल कर दरवाजा उनके मुंह पर मार देती है। जिंदगी का भार ढोते हुए सास बहू सड़क पर चली जाती हैं। तभी सबिता की टक्कर सामने से आ रही गाड़ी से हो जाती है, जिसमें बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि उस गरीब गौरी का भाई था। अरे माफ करना, वो गलती से टक्कर हो गई। अरे दीदी, आप इस हालत में, ये सब कैसे हुआ? गौरी रोते हुए अपने भाई को सब कुछ बताती है, जिसके बाद भावेश गरीब सास बहू को गाड़ी में बिठाकर अपने घर लाता है। कुछ देर बाद सबिता होश में आती है। माँ जी देखिए, हमारे सर की छीनी हुई छत मिल गई। अब हम किसी और की रसोई में रहकर मरी हुई रोटी नहीं खानी पड़ेगी। हाँ माँ जी, मेरी बहन होने के नाते दीदी का इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा। आज से आप दोनों यहीं रहेंगी। आखिरकार बड़ा दुख देखने के बाद सास बहू को नया ठिकाना मिल जाता है, जिसके बाद फिर कभी उन्हें किसी रसोई में रात नहीं काटनी पड़ती है। सास को मक्खन लगाने वाली 2 जेठानियां। 4 बहुओं की सास सुभागी देवी के दिन मजे से कट रहे थे। जहां 2 बहू दीप्ति और देविका घर संभालती थी, वहीं उनकी तेज तर्रार चालबाज जेठानियां सारा दिन सिर्फ सास को मक्खन लगाती रहती थी, जिससे खुश होकर सास उन्हें कभी कुछ तो कभी कुछ तोहफा देती रहती थी। नाश्ते की मेज पर बैठी सास बार बार घड़ी को घूरते हुए अपनी बहू पर चिल्ला रही होती है। अरे देविका बहू, दीप्ति बहू, अरे पौना घंटा बीत गया, तुम दोनों की चाय अभी तक नहीं बनी। सास चिल्ला ही रही होती है कि तभी दोनों चमची जेठानी चाय पानी और दवाई लेकर उनके पास चली आती हैं। ये लीजिए माँ जी, आपकी मनपसंद अदरक इलायची वाली गर्मा गर्म चाय। हाँ माँ जी, जल्दी से चाय पीकर झट से दवाई भी खा लीजिए। अरे जुग जुग जियो मेरी दोनों बहुओं, एक तुम दोनों हो, कहते देर नहीं लगती।
और सामान लेकर हाजिर हो जाती हो, और एक तुम दोनों की निखट्टू देवरानियां हैं जिन्हें सास से वास्ता ही नहीं। सास दोनों छोटी बहू में बुराई निकाल रही होती है, तभी चाय नाश्ता लेकर वो मेज पर चली आती है। अरे आ गई मेरी कामचोर बहू। जरा मुझे एक बात तो बताओ, तुम दोनों के कदम क्या किचन में ही जाकर जम जाते हैं, जो इतना लेट लतीफ होकर आती हो? मगर माँ जी, हम तो आपके लिए चाय बना रहे थे। अरे खाक में जाए तुम्हारी चाय, वो तो गनीमत है जो तुम्हारी जेठानी मेरा इतना ख्याल रखती है। सास दोनों जेठानियों की शेखी बघारने लगती है, तभी चमची जेठानियां दोनों देवरानियों को टशन भरी नजरों से देखकर बोलती है, उफ दीप्ति देवी का सासू माँ ने तो कब की चाय पी ली। मगर जेठानी जी, आप दोनों तो अच्छी तरह से जानती हैं कि सासू माँ को शुगर है, ऐसे में चीनी उनके लिए जहर है, फिर भी आपने उन्हें चीनी वाली चाय पीने को दे दी। अरे रे, तुम दोनों का बस चले तो तुम तो अपनी बूढ़ी सास को चीनी कम वाली चाय पिलाकर मार ही डालो। कोई जरूरत नहीं है मेरे आगे डॉक्टर गिरी झाड़ने की। जाओ, जाकर खाने की तैयारी करो, आज मुझे छोले पूरी खाने हैं। जाओ और बनाओ। जी ठीक है माँ जी। सास की डांट सुनकर बेचारी देवरानियां हताश होकर किचन के कामों में लग जाती हैं और दीप्ति कहती है, दीप्ति, तुमने सासू माँ का सुलूक देखा? कितनी बेअदबी से बात की उन्होंने हम दोनों से। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? हमारी दोनों जेठानी मक्खनबाजी और चमचागिरी करके सासू माँ की चहेती बन बैठे हैं। वही हम दोनों चाहे सासू माँ का दिल जीतने के लिए लाख कोशिश क्यों न कर ले, वो हमारे किए कामों को कोई ना कोई खोट निकाल ही देती हैं। दीप्ति, सासू माँ पूरी तरह से हमारी जेठानियों की चमचागिरी के शिकंजे में आ चुकी है, इसीलिए जैसा चल रहा है चलने दो। ऐसे ही समय ढलता जाता है। चंट जेठानियां हर पल सास की चमचागिरी में जुटी रहती हैं। कभी सास को स्वादिष्ट खाना खिला उनका मन मोहती है, तो कभी कुछ न कुछ वो करती रहती थी। एक दिन दोनों जेठानी आपस में खुसर फुसर कर रही होती हैं। यार चेताली, चल आज जरा बाजार से सैर सपाटा करके आते हैं। सासू माँ की चमचागिरी के चक्कर में हम कई दिनों से बाहर भी नहीं गए। हाँ चलना, चलते हैं। दोनों जेठानियां बाजार में आकर मजे करती हैं। अरे चिताली, वो देख, खट्टी मीठी पापड़ी चाट। चलना, आज चाट का चटकारा लगाते हैं। दोनों जेठानी ठक्कम ठेल खाकर घर की ओर जाने लगती है, तभी उनकी तेज नजर एक ठेले पर लगी सस्ती साड़ी पर गड़ जाती है। आओ आओ आओ, अरे ले जाओ, खाली 100 रुपया में सेल की साड़ी, 100 रुपया में। भैया, तो साड़ी पैक करना। चिताली, आज तो 100 रुपए में हमारी सास के सामने हम दोनों बहुओं का और ज्यादा नंबर बढ़ने वाला है। दोनों जेठानी जल्दी से घर आकर सास को साड़ी देते हुए उसे मक्खन लगाती है। ये देखिए माँ जी, हम दोनों आपके लिए कितनी सुंदर साड़ी लाए हैं। सास खुश मन से डब्बा खोलकर साड़ी देखती है, तभी देवरानी बोलती है, अरे देविका, ये तो वही साड़ी है ना जो कल बाजार में ठेले पर 100 रुपए सेल पर बिक रही थी। सस्ती साड़ी का भेद खोलता देखकर मक्खन लगाने वाली जेठानियों का रंग उतर जाता है। साथ ही सास भी सोच में पड़ जाती है। तभी चंट चमची जेठानी बोल पड़ती है, आखिर तुम दोनों देवरानी हम जेठानियों से इतना क्यों चलती हो? अरे हमने ये साड़ी माँ जी के लिए खास मॉल से खरीदी है, और नहीं तो क्या। और बाजार में ओरिजिनल पीस के 36 कॉपी कैट करने वाले बैठे हैं। हमारी सास हमारे लिए बहुत खास है, समझी? ऐसा कहते हुए चालबाज जेठानी 4 आंसू बहाकर सास को अपनी ओर खींच लेती है। अरे बहू, तुम चुप हो जाओ। ये निकम्मी खुद तो सास के लिए कुछ लाती नहीं। मैं अभी ये साड़ी पहनती हूँ। सास झट से सितारों से भरी साड़ी पहनकर बाहर आती है और कुछ देर बाद, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह माँ जी, इस साड़ी में तो आप बिल्कुल सायरा बानो लग रही हैं। सच में सासू माँ, इस सितारों भरी साड़ी में आप बिल्कुल 16 साल की जवान लड़की के जैसे टिप टॉप लग रही है। भोली सास जेठानियों की मक्खन भरी बातों में आ जाती है। तभी देविका बोलती है, अरे सासू माँ, होश में आइए, वरना एक दिन न हमारी ये जेठानी यूं ही आपको मक्खन लगा लगा कर जोकर बनाकर छोड़ेंगी। बेचारी छोटी बहू के ऐसा बोलने पर सास का खून खौल उठता है और गुस्से में वो देविका को एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोलती है, देखो तो जरा कितनी तेज जुबान चल रही है इस लाडो रानी की। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। ओहो माँ जी, इसमें हमारी देवरानियों का कोई दोष नहीं। अब हमारी सास है ही इतनी सुंदर
कि कोई भी जल जाए। इसे कहते हैं सर्वगुण संस्कारी बहू। सीखो अपनी जेठानियों से जरा, सास का आदर भाव कैसे किया जाता है, वरना सब कुछ तुम्हारी जेठानी के झोली में डालकर तुम्हें ठेंगा दिखा दूंगी। सास एक बार फिर तेज तर्रार जेठानी के मक्खन भरी बातों में आकर अपनी छोटी बहू को बुरी भली बातें सुनाती। समय गुजरता जाता है, जिसके साथ मक्खनबाज जेठानियां और भी ज्यादा सास की चापलूसी करने लगती हैं, जिसे देखकर दोनों देवरानियां जेठानी के इस आफत को सास के सामने लाने के लिए जाल बिछाती हैं। बस हम दोनों देवरानी की चुप्पी के कारण हमारी जेठानियों को शय मिलती जा रही है। अब हमें कुछ करना होगा, मगर हम करेंगे क्या? जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही बस आज भर के लिए हमें भी माँ जी को भर भर कर मक्खन लगाना है। उसी शाम सास को अकेला पाक दोनों देवरानी कहती है, सासू माँ, आपने 100% सच कहा था। हमारी जेठानी सबसे अनोखी है। चलो देर से ही सही, तुम देवरानियों की भटक खुल गई। माँ जी, हमने सोचा है कि आपकी जेठानियों के लिए माता रानी का जगराता करें। सास झट से देवरानियों के इस बात में हामी भर देती है। तभी अचानक, शेफाली, ये हमारी दोनों देवरानी माँ जी के आजू बाजू मक्खी की तरह क्यों भिनभिना रही है? मुझे तो कुछ लोचा लग रहा है। चल बुढ़िया की जरा लीपा पोती कर देते हैं, उतने में कुछ तो हाथ आएगा। दोनों जेठानी सास के पास आकर उसे मक्खन लगाती हैं। अरे ये क्या सासू माँ, इतने अच्छे मौके पर हमारी सासू माँ इतनी सादी अच्छी नहीं लगती। चलिए हम आपका मेकअप करते हैं। दोनों जेठानी सास का जरूरत से ज्यादा मेकअप करती हैं और सुभागी को देखकर सभी औरतें उसका मजाक बनाने लगती है। अरे अरे ये क्या सुभागी, पाँव तेरे कबर में पड़े हैं और श्रृंगार 16 साल की छोकरी जैसी। अरे वही तो, दुनिया भर का मेकअप थोप लिया है इसने। अपना उपहास उड़ता देखकर सास दोनों जेठानी पर चिल्ला पड़ती है। अरे निकम्मी हो, तुम दोनों ने अपनी सास को नमूना बना दिया। इस पल तुम मुझे फूटी आग भी नहीं सुहा रही। अरे माँ जी, हमारा यकीन कीजिए, सभी आपसे चिढ़ती हैं क्योंकि हमारी माँ जी है ही हेमा मालिनी और सभी के चेहरे पर बुढ़ापा छा गया है और अभी तो आप जवान हैं, इसीलिए ये जल भून रही हैं। अरे सफेद झूठ बोल रही है तेरी ये बहू। इनकी मक्खन भरी बात में ज्यादा फिसलेगी तो यही होगा सुभागी। आज पड़ोसनों की बातों से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सही कहती थी तुम्हारी देवरानी, तुम दोनों मक्खनबाज बहुत दिखावटी बातें बनाकर मुझे चने के झाड़ पर चढ़ाती हो। बेचारी मक्खनबाज जेठानियां सास के साथ मोहल्ले की औरतों और अपनी देवरानी के सामने शर्म से पानी पानी हो जाती है और आखिर में देवरानी बोलती है, देखा जेठानी जी, आप दोनों की मक्खन भरी बातों की बुरी आदत के कारण आप दोनों को मुंह की खानी पड़ी, और नहीं तो क्या, कम से कम हम देवरानियां आपकी तरह झूठी दिखावटी बातें तो नहीं बनाती। आखिरकार रुस्वा होने के बाद दोनों जेठानी सास को मक्खन लगाने की बुरी लत को छोड़ देती है, क्योंकि कोई चारा